हाय गैस। कल हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम में फिर अब साइलेंट जीरो का आंकिक मान निकाल के हम लोग देखें। वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम लोग पढ़े। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोगों ने समझा और इन सब चीज़ों के बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों ने पहले वीडियो में निकाला और आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि मान लीजिए कोई द्विध्रुव है जिसका एक सिरा ए और बी है, दूसरा सिरा ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि उसके अक्ष में स्थित ना होकर निरक्ष में स्थित होता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। 2l ए और बी के बीच का बिंदु मान लिया जाता है O है, तो O से A की जो दूरी बनती है वो L बनती है क्योंकि दूरी समान है O से A की और O से B की, तो ये दूरी भी L हो जाएगी और L मिलकर 2L दूरी हम लोगों को मिल जाएगा। और बिंदु O को बिंदु P से मिला देता है। बिंदु O से P की जो दूरी है वो R। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यह एंगल थीटा बना रहा है। एक्स अक्ष से थीटा कोण बना के बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी 2l है और ए और बी के बीचों बीच का बिंदु O है। O से A की दूरी L है, O से B की दूरी L है और O से P की दूरी R मानिए। तो यहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है निरक्षीय स्थिति में। तो इस चित्र को हम बाहर निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे E1 है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 ऐसे बन रही है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में बन रही है। वैद्युत क्षेत्र जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E है और वो इस दिशा में बन रही है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है मैं उसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। यह चित्र बनता है ऐसे। ये E1 की दिशा है और ये E2 की दिशा है। प्लस क्यू आवेश के कारण ये E1 वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और E2 प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण है और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिख रही है वो E है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दो घटकों में वियोजित हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके लंबवत घटक को साइन थीटा बोला जाता है और क्षैतिज घटक को कॉस थीटा के साथ लिया जाता है। यह हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर के लिए है E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा बन रहा है। एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं
और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो मिलती है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो यहाँ पर E इज इक्वल टू हमको मिल जाता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमें निकालना क्या है, E1 और E2। cos थीटा हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, जिस कोण का मान हमको थीटा पता है। मैंने थीटा माना है x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए, ये BP की दिशा है। तो यहाँ से हम जानते हैं, पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक बार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक कंपोनेंट जो है E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट होने के कारण वो स्वतः निरस्त हो जाते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करके हम एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और बिंदु P पर जो आपका आवेश है माइनस Q, एक बार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, और परिणामी निकालने के लिए E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा में हम उसकी वैल्यू रख देंगे, और जो भी आएगा वो द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यूज करके हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो ये हो जाएगा E1 बराबर नहीं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/r होता है। मैं मान लेता हूं यहाँ की दूरी कि अभी कैपिटल R है। यहाँ से देख लीजिए दूरी क्या होगी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, O है, ये P है, ये A है, यहाँ से जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ से हमको जो लंबाई पता है O से P की वो R है, और O से A की वो L है। इसका मतलब कि हमको आधार OA का मान R पता है, और OA का मान L पता है, और O से P का जो लेंथ है वो R है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से O से P की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे OP का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OA का जो वैल्यू है L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको हम थोड़ा क्रम से लिख देते हैं, चेंज करके R स्क्वायर इधर लिख देते हैं और L स्क्वायर इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो OP का मान निकलेगा OP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसके हम दोनों साइड का वर्गमूल लेते हैं, तो हमको मिल जाता है OP बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सेम है, इसलिए जो OP की वैल्यू रहेगी वही यहाँ पे हमने OP लिखा है वो सारे गलत है। यहाँ से जो भी है कि वो बल्कि AP इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा OA का लेंथ L स्क्वायर
प्लस OP का जो दूरी माना गया है वो r², तो यहाँ से हो जाएगा r² प्लस l²। तो AP की जो दूरी है OP² बराबर हमको मिल जाएगा r² प्लस l²। यहाँ से हमको AP की दूरी निकालनी है, तो ये √r² प्लस l² हो जाएगा। तो AP की जो दूरी है वही BP की दूरी होगी, इसलिए AP बराबर BP बराबर √r² प्लस l²। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये जो दूरी होगी वो होगा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसकी दिशा लिखनी जरूरी होती है कि ये A से P की दिशा में। अब अगले स्टेप में हम -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं E2 है, तो E2 = 1/4πε0K। यहाँ से हमको मिल जाएगा Q बटे √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब +Q और -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं। अब हमको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि E बराबर, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से E1 की वैल्यू 1/4πε0K Q बटे, देखिए इस √ को स्क्वायर लगा है तो खत्म कर देगा, तो मिलेगा हमको क्या, r² प्लस l² और प्लस इसके साथ में cos थीटा प्लस 1/4πε0K Q बटे, वही चीज़ सेम वैल्यू आ रही है l² की दूरी समान है, इसके साथ भी cos थीटा E = तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे, हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा E = देखिए ये सेम पार्ट वही लिखा है 1/4πε0K Q बटे r² प्लस l² cos थीटा प्लस 1/4πε0K Q बटे r² प्लस l² cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। सेम चीज़ें लिखी है इसलिए ये हो जाएगा 1/4πε0K Q बटे r² प्लस l² और उसके साथ में आ जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ से E = देखिए cos थीटा का मान हम यहाँ से निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर निकलेगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान जो है वो L है और कर्ण का जो मान है √r² प्लस l² है, इसलिए cos थीटा के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे L बटे r² प्लस l² स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0K
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू 2 के साथ में आएगा यल और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा और सही ढंग से हल करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अंश में देखिए हमको दिख रहा है कि 2QL लिखा है और बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर जो एक घात लगी नहीं है और एक घात होती है, तो एक घात और अंडर रूट का मान जो होता है घात के रूप में वो 1/2 होता है, वो जुड़ के क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर घात जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब एक को हम 1/2 से जोड़ेंगे तो वो पावर के रूप में 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2QL का मान हम लोगों ने पढ़ा था कि 2QL का मान P होता है, इसलिए मैंने P रख दिया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 3/2, जो कि यहाँ लिख देंगे कि P = 2QL होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पहले वीडियो में पढ़ाया गया था, तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग कि P = 2QL वहाँ पर होता है। तो मैंने 2QL के स्थान पे वही वैल्यू रख दी है कि P = होता है 2QL, इसलिए 2QL के स्थान पे P रख दिया गया। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K के साथ में P बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 3/2। जैसे पहले वीडियो में हम बताया थे कि R की वैल्यू इतनी बड़ी है यल की तुलना में कि उसको छोड़ दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी बताते रहते हैं हम कि ऐसे समझा जाता है इसको कि मान लीजिए एक सागर है, समुद्र है और वहाँ से 1-2 बाल्टी उस समुद्र से पानी निकाल दिया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ भी आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर हम यल की वैल्यू को छोड़ दें या निकाल दें तो उसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इतना कम होता है कि उसके लेंथ में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा, हम कहें कि R इज ग्रेटर देन यल, अर्थात R यल की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए E = हो जाएगा 1/4, उसको छोड़ने पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से हमको मिल जाएगा P आर स्क्वायर और इस पर पावर 3/2 और इस घात का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P बटे आर क्यूब। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है निरक्षीय स्थिति में और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे वीडियो में। तो एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट में कि सबसे पहले क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको का व्यंजक निकालना है। हमको उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव लेते हैं A और B, जिसके A सिरे पर बिंदु +Q आवेश है, बिंदु B पर -Q आवेश है और एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसके बीचों बीच का एक बिंदु O है, जहाँ से O से और P की दूरी, जहाँ पर हमको P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो O से जो P की लंबाई है वो R है। अब Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो E1 बन रहा है और B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो E2 बन रहा है। उस चित्र को हमने यहाँ पे समझाया है कि ये E1 कहाँ बन रहा है, E2 कहाँ बन रहा है और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये भी बताया था कि 2 कंपोनेंटों में टूटता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक चूंकि बराबर होने के कारण एकदम सेम दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए वो स्वतः ही कैंसिल निरस्त हो जाता है और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकलती है E = E1 cos थीटा के साथ प्लस E2 cos थीटा, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसमें हमने क्या किया, E1 निकालने के लिए हमने कहा कि एक बिंदु A पर जो आवेश है +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकाला। तो E1 उसको नाम दिया, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा बिंदु P पर जो आवेश है -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर P नहीं लिखा मैंने, लेकिन वही है कि आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। देखिए लंबाई यहाँ से A से P की जो लंबाई है वही लंबाई B से P की है, अर्थात अंडर रूट, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वही लेंथ है।
सेम लेंथ होने के कारण जब हम अतः इसके बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैंने E1 का मान उसके स्थान पर और E2 का मान उसके स्थान पर रख दिया, तो ये हो गया 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। चूंकि सेम संख्या है, दो बार जोड़ के रूप में लिखी है, ऐड के रूप में लिखी है, इसलिए जोड़ के वो 2 cos थीटा हो गया। cos थीटा का मान मैंने इस ट्रायंगल से निकाला, राइट एंगल ट्रायंगल से OAP से, तो यहाँ पर जो बेस है वो L है, तो ये cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हम लोग जानते हैं आधार का मान यहाँ पे L है और कर्ण का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है, वो वैल्यू रख दी गई। cos थीटा का ये मान यहाँ से इस व्यंजक में रखा गया, तो हमको मिल गया 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू 2L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में। यहाँ से इसको थोड़ा सही सिंप्लीफाई करते हैं तो E इक्वल टू 1/4πε0 की 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। यहाँ से कहा गया कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2QL, तो 2QL के स्थान पे मैंने P रख दिया यहाँ पे, तो हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। ये पावर जो 3/2 हुआ है वो ऐसे हुआ है कि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लेकिन जहाँ पर घात लिखी नहीं होती है उस पर घात 1 होता है। और यहाँ पर जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का अगर घात के रूप में हम देखें तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 को और 1 को जब जोड़ा गया घात के रूप में तो वहाँ पर घात 3/2 बन गया, तो E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। P की ये वैल्यू रखी गई है, बताया गया है कि P का मान इतना होता है। फिर मैंने कहा कि R का जो मान है, R का जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो L की तुलना में बहुत बड़ी लंबाई है, इसलिए अगर हम घटा भी देते हैं आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर तो हटा दें चाहे जोड़ दें, अगर प्लस भी कर देते हैं तो इतनी लंबी है वो लंबाई की ज़्यादा बड़ी है कि उसकी तुलना में उसका कोई मतलब नहीं है, उसके लेंथ में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं होता है, चाहे हम उसको ऐड कर देते हैं चाहे उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसलिए R की तुलना में मैं L को छोड़ देता हूं, तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4πε0 के P बटे आर स्क्वायर पर पावर 3/2। यहाँ से 2 से 2 घात कट गया और सीधे सीधे E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम मिल गया। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगली हेडिंग जो पढ़नी है हम लोगों को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। आज इस वीडियो में मैं 2 डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ। एक जो मैंने अभी पढ़ाया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं। तो मैं अगली हेडिंग जिसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। हमें बलयुग्म निकालना, बलयुग्म एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है E, और एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक बिंदु इसका A है, दूसरा बिंदु B है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश है
बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव का बनता है तो उसके बीच की दूरी 2l होती है। 2l प्लस क्यू आवेश क्षेत्र की दिशा में, प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस क्यू आवेश की वजह से क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसकी वजह से द्विध्रुव का निर्माण होता है इस वैद्युत क्षेत्र में। मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र को थीटा कोण पर रखा गया है और O से A की लंबाई, बल्कि हम मान लेते हैं यहाँ ये बिंदु C है। फिर से सुनिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक द्विध्रुव रखा गया है AB, जिसके A सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और B सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और ये क्षेत्र से थीटा कोण घुमा के रखा गया है। हमें बल युग्म निकालना है इस द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि बल युग्म टाउ से प्रदर्शित करते हैं और बल टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल युग्म टाउ बराबर, बल कहाँ से निकालेंगे हम लोग? अब ये बिंदु C है और यहाँ से बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वहाँ हम चित्र से देख पा रहे हैं कि जो लंबवत दूरी है वो A से C तक की है। लेकिन यहाँ पर हमको मान किसका पता है? हमको B से A की लंबाई पता है और B का जो एंगल है थीटा वो माना गया है। तो हमको निकालना है AC। तो अगर हमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसको हम अलग बना के दिखाएं आप लोगों को, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। यहाँ पर A है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर B है माइनस क्यू आवेश है और ये बिंदु C है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये थीटा एंगल है। हमको लंबवत दूरी चाहिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? AC। यहाँ से ये बल मान लो F है और लंबवत दूरी जो क्या है, बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? AC है। तो AC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको तो ना आधार पता है ना हमको लंब पता है, हमको कर्ण का मान अर्थात AB का मान पता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2l। तो हम यहाँ से अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब का जो मान है वो AC है और कर्ण का जो मान है वो AB साइन थीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, हमको निकालना है AC, तो AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। AB की वैल्यू 2l है साइन थीटा। इसका मतलब जो हमको AC लंबाई याद करनी थी, AC की जो वैल्यू आई वो 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे हम AC के स्थान पे अभी 2l साइन थीटा रख देंगे। यहाँ हमें बल का मान निकालना है। सबसे पहले अगर हमको बल युग्म निकालना है तो हमको फार्मूला लिखना पड़ता है। मैं ये भी बोलता हूँ, आप लोगों से बताता रहता हूँ कि जब जिस भी किसी का चीज़ का डेरिवेशन करना हो आपको, तो सबसे पहले वो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि हमको किस फार्मूले का यूज़ करना है। तो मैंने कहा कि अगर बल युग्म निकालना है तो उसका फार्मूला सबसे पहले लिख लिया जाता है कि टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। ठीक, तो बल यहाँ से लिया जाएगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं E बराबर F बटे Q होता है। यहाँ से हम बल का मान निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, तो बल F बराबर E के साथ में Q हो जाएगा। तो F के स्थान पे मैं ये वैल्यू और AC के स्थान पे ये वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ इस समीकरण 1 में। तो कहेंगे कि AC तथा F का मान समीकरण
1 में रखने पर तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू ई क्यू और इंटू 2l साइन थीटा। अब हमको यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ई और उसके साथ में ये 2ql बन रहा है, तो ये 2ql साइन थीटा हमने साथ में ले लिया। और हम ये भी जानते हैं कि चूँकि 2ql ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए 2ql के स्थान पे हम p यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e p साइन थीटा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगता है उसका व्यंजक टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा होता है। अब इसकी दो स्थितियां बनती हैं कि यदि केस फर्स्ट स्थिति फर्स्ट क्या बनता है, स्थिति फर्स्ट में होता है कि यदि बलयुग्म को हम थीटा कोण पे ना घुमा के अगर हम क्षैतिज रख देते हैं अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है ई पी गुणे साइन जीरो अंश। तो यहाँ से हमको ई पी साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, इसलिए हमको बलयुग्म जो मिलेगा वहाँ पर 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बल द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा में अर्थात पैरेलल रख देते हैं, समांतर रख देते हैं, तो वहाँ पे बलयुग्म जो हमको मिलता है वो 0 मिलता है। दूसरी स्थिति क्या होती है, सेकंड केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्थिति सेकंड में क्या होता है कि अगर हम इस द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखते हैं अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको बलयुग्म क्या मिल जाता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90। और तो यहाँ पे टाउ जो होता है टाउ का मान वो मैक्सिमम मिलता है टाउ टू पी ई इंटू 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम मान मिल जाएगा पी। मैं ये भी बताता हूँ कि जो साइन का मान होता है वो -1 से +1 होता है, अर्थात वो -1 से कम नहीं हो सकता साइन थीटा की वैल्यू, और +1 से अर्थात 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जो टाउ बल आघूर्ण का मैक्सिमम बलयुग्म का जो मैक्सिमम फार्मूला निकलेगा मैक्स, वो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक परिभाषा भी देते हैं, कहा जाता है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या अगला चैप्टर जो है हमको पढ़ाना है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज जो जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं 2 टॉपिक, और उसके पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो दोनों मिला के, दोनों वीडियो पहला और ये दूसरा, ये वैद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था उसमें पढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर करें और अच्छे ढंग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। लेकिन एक चीज़ और भी हम कहेंगे कि अगर जो भी चीज़ें आप लोगों को इसमें डाउट लगती हो कि मैंने पढ़ाने के बाद भी, जैसे मैं कवर तो करता हूँ हर चीज़ जितना हो सकता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ लगता है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो वो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कमेंट में अगर पढ़ेंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम उस चीज़ को किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया है आप लोगों को, तो हम वो चीज़ फिर से बता देंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।